हेलो फ्रेंड, राजू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भूमि संसाधन। इससे पहले आप लोगों को मेरे द्वारा संसाधन क्या है, संसाधन का वर्गीकरण, संसाधन का प्रकार और संसाधन का विकास के बारे में चर्चा किया जा चुका है। उसी तारतम्य में आज का जो हमारा क्लास है उसका प्रकरण है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन प्राकृतिक संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया, अर्थात जिसमें मानव का कोई हाथ न हो, ऐसे संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है उसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन का एक प्रकार है भूमि संसाधन, और वही आज हम लोग देखेंगे। तो आप सभी लोगों को अवगत है कि भूमि संसाधन या भूमि, जब भी भूमि की बात आती है तो हमारे दिमाग में आता है पृथ्वी से संबंधित बातें आती हैं। क्योंकि पृथ्वी हम लोग जान रहे हैं कि गोल है, पृथ्वी गोल है और इस पृथ्वी में स्थल और जल दोनों रूप हैं। तो हमारे दिमाग में आता है भूमि संसाधन। भूमि संसाधन हम लोग स्थल भाग को ही कहेंगे, अर्थात पृथ्वी ही है एक तरह से। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में 71% जल है और 29% स्थल है। तो जो स्थल भाग है वही है भूमि संसाधन या भूमि ही है। जल का भाग भी भूमि ही है, परंतु हम उसे जलाशय या महासागरों के रूप में ज्ञात करते हैं या पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है भूमि संसाधन। तो देखते हैं, चलिए भूमि संसाधन क्या है। देखिए, भूमि जो है, भूमि का उपयोग हम लोग अनेक रूपों में करते हैं। आप सभी को अवगत है कि भूमि से ही कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य से बहुत सारी हमारे व्यवसाय भी चलती हैं। व्यवसाय के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जो रोजगार है वो लगभग भूमि से ही आता है, कृषि से ही आता है। तो भूमि में हम लोग कृषि कार्य करते हैं। तो देखते हैं कि भूमि संसाधन में देखते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी में भूमि कैसे कैसे बटा हुआ है। पृथ्वी में भूमि कैसे कैसे बटा हुआ है। तो देखिए, पूरा विश्व में, या तो फिर एक हम अपने भारतीय तारतम्य में लें तो भूमि संसाधन में 43% जो है वो क्या है, मैदानी एरिया है। 43% कौन सी भूमि है, मैदानी भूमि है। और 30% कौन सी भूमि है, पर्वतीय भूमि है। अर्थात भूमि का हम 100% लें तो उस 100% में 43% मैदानी भूमि है, 30% पर्वतीय भूमि है और 27% पठारी भूमि है। मैदानी भूमि अर्थात वह एरिया जहां पर कृषि कार्य किया जाता है या कृषि कार्य
संभव होता है। पर्वतीय भूमि अर्थात वह भूमि जिसमें हमें वन संपदाएं बहुत सारी मात्रा में प्राप्त होती हैं। वनों में बहुत सारी हमारे आवश्यकताओं की वस्तुएं या संसाधन प्राप्त होता है, कंदमूल, जड़ी बूटी, आगे देखेंगे। इसके बाद पठारी भूमि। पठारी भूमि क्या है? पठारी भूमि में से हमें अधिक मात्रा में खनिज उपलब्ध होता है। अधिक मात्रा में हमें क्या उपलब्ध होता है? खनिज उपलब्ध होता है। वह क्या कहलाती है? पठारी भूमि। या पठारी भूमि से हमें खनिज उपलब्ध होती है। अब देखते हैं कि मैदानी भूमि अर्थात समतल एरिया, इसका निर्माण कैसे हुआ है? हमारे प्राचीन नदियों के हजारों लाखों वर्षों तक बहते रहे और बहा करके लाए हुए मिट्टी को अपने किनारे किनारे में जमा करते रहे, जिससे किसका निर्माण हो गया? मैदान का निर्माण हो गया। हमारे पुरातन सभ्यता से लेकर के वर्तमान सभ्यता तक चूंकि नदी नाला बहती रहती है, अपने किनारे में उपजाऊ मिट्टी को छोड़ती रहती है, और जब उपजाऊ मिट्टी एक समतल रूप में आ जाता है तो ऐसे एरिया क्या कहलाती है? मैदान। तो ये मैदान हमारे 43% है। पर्वत किसे कहते हैं? जमीन से उठा हुआ भाग, अर्थात जमीन से उठा हुआ भाग जिसकी चोटी होती है। जमीन से उठा हुआ भाग जिसकी चोटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत। जमीन से ऊपर उठा हुआ भाग जिसकी चोटी होती है, अर्थात सीधा उठता है, चोटी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत। इसके बाद आता है पठार। पठार भी क्या होता है? जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है। जमीन से 1000 फीट ऊपर उठ करके ऊपर जाकर के वो क्या हो जाता है? समतल हो जाता है। जैसे देखिए, ये जमीन से यहां से उठा, उठ करके यहां भी उठा, और ये ऊपर जा करके क्या हो जाता है? समतल हो जाता है। जमीन से उठा हुआ भाग जो ऊपर जा करके क्या हो जाता है? समतल हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। पर्वत अर्थात जमीन से उठा हुआ भाग जिसकी चोटी होती है वह पर्वत कहलाती है, और पठार अर्थात जमीन से उठा हुआ भाग परंतु ऊपर जाकर के वो क्या हो जाता है? समतल हो जाता है, सपाट हो जाता है, जहां जीवन यापन या कृषि कार्य किया जा सकता है, वानिकी कार्य किया जा सकता है। ये क्या कहलाती है? पठार। मैदानों से हम कृषि कार्य करते हैं, पर्वतों से हमें बहुत सारी वनस्पतियां प्राप्त होती हैं, और पठारों से हमें क्या मिलता है? खनिज मिलता है। तो इस तरह से भूमि जो है 3 वर्गों में बटा हुआ है: मैदानी भूमि, पर्वतीय भूमि और पठारी भूमि। अब आते हैं हम लोग भूमि के प्रकार में। भूमि का क्या क्या प्रकार है वो हम लोग देखते हैं। भूमि किन किन प्रकारों में बटा हुआ है या किस किस प्रकार की भूमियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है वन भूमि। सबसे पहले कौन सा भूमि दिख रहा है? वन भूमि। अब वन भूमि क्या है? तो वन किसे कहते हैं? तो आप सभी लोगों को पता है कि ऐसे सघन क्षेत्र या ऐसे विस्तृत क्षेत्र जहां सघन मात्रा में पेड़ पौधे या वनस्पतियां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वन कहते हैं। ऐसे विस्तृत भूभाग जहां सघन मात्रा में पेड़ पौधे पाई जाती है उसे वन कहते हैं। तो भूमि का पहला प्रकार क्या है? वन भूमि। हमारे भारत में वन भूमि स्वतंत्रता के समय 14% था, जिसे बढ़ा करके आगे आज वर्तमान में 23% हो गया है।
वन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आप सभी लोगों को अवगत है कि वन से ही जीवन है। यदि वन नहीं है तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वन हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से लाभ प्रदान करती है। तो वन हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। स्वतंत्रता के समय वन जो है 14% था, जिसे बढ़ा करके धीरे धीरे कितना किया गया है, 23% किया गया है। तो आज वर्तमान में क्या है, 23% वन भूमि पाया जाता है हमारे भारत में। और वन से हमें क्या क्या प्राप्त होती है, तो आप सभी लोगों को पता है, कंदमूल, जड़ी बूटी, वन औषधियां जो हमारे जीवन रक्षक होती है। ये सभी प्रकार की संसाधन हमें कहां से प्राप्त होती है, वनों से प्राप्त होती है। तो ये हुआ वन भूमि। दूसरा भूमि आप लोगों को दिख रहा है उपवन भूमि। उपवन भूमि अर्थात वन का ही छोटा रूप, जिसे मनुष्य के द्वारा पैदा किया जाता है, या मनुष्य अपने छोटा मोटा वन उगाता है, जैसे बाग, बगीचा। उसमें कौन से पौधे लगाए जाते हैं, फलदार पौधे या फलदार वृक्ष जो हमें फल देता है। अर्थात वन जो है ये प्राकृतिक संसाधन है, और उपवन जो है मनुष्य के द्वारा स्वयं किसी स्थान का चयन करके फलदार वृक्ष लगा करके छोटा मोटा बाग या बगीचा का स्थापना कर लेते हैं। उसे हम लोग उपवन के नाम से जानते हैं, और भूमि का उपयोग उपवन के लिए भी किया जाता है। उपवन भूमि जो है स्वतंत्रता के समय 7% भूमि में हम लोग उपयोग करते थे, लेकिन वो धीरे धीरे घटता चला गया, और आज कितना प्रतिशत हो गया है, 1%। घटने का इसका कारण है क्योंकि वर्तमान में आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि विश्व में इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, भूमि का निम्नीकरण होता चला जा रहा है। हमारी जो कृषि कार्य होता था उस भूमि पे आवास उद्योग लगते चले जा रहे हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण ऐसे उपवन भूमि जहां हम लोग बाग बगीचा उगाते थे, वहां हम लोग धीरे धीरे घर बनाना चालू कर दिए हैं, जिसके कारण उपवन भूमि का जो प्रगति है वो क्या हो रहा है, बढ़ने के बजाय घटता चला गया। ये उपवन भूमि। इसके बाद तीसरा जो भूमि है वो महत्वपूर्ण भूमि है, वो क्या है, कृषि भूमि। आप लोग सभी जान रहे हैं कि हमारा भारत एक विशाल देश है। विशाल देश होने के कारण विशाल देश होने के नाते हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, इसलिए हम लोग भारत के बहुत विस्तृत भूभागों में कौन सा कार्य करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। तो जिस स्थान पर हम लोग कृषि का कार्य करते हैं, उस स्थान के या उस भूमि को हम लोग किस भूमि के नाम से जानते हैं, कृषि भूमि के नाम से जानते हैं। तो कृषि भूमि हमारे भारत में, जैसे देखिए, स्वतंत्रता के समय सन 1950-51 में यहाँ लिखा हुआ है कि सन 1950-51 तक भारत में 42% कृषि भूमि था। कितना प्रतिशत कृषि भूमि था, 42% कृषि भूमि था, जिसे वर्तमान में बढ़ा करके हम लोग धीरे धीरे कितना प्रतिशत किए हैं, 46% किए हैं। तो आज वर्तमान में भारत में 46% भूमि पे कौन सा कार्य किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। एक टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है कि 70 के दशक तक बढ़ा। इसका मतलब ये है कि कृषि भूमि का विकास जो है 1970 के दशक तक बढ़ा, और अभी क्या हो गया है, वो रुक सा गया है। कृषि भूमि का विकास हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। कर इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि वर्तमान युग, आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान युग को कलयुग के नाम से जानते हैं। कलयुग अर्थात कारखानों का युग, तकनीकी का युग। तो बड़े बड़े उद्योग लगती चली जा रही है, कृषि भूमि कम होता जा रहा है, और हम लोग आज किस क्षेत्र में बढ़ चले हैं, उद्योग के क्षेत्र में बढ़ चले हैं। इस कारण 70 के दशक तक कृषि का विकास हुआ, और अभी कृषि का विकास रुक गया है। तो ये हुआ कृषि भूमि। फिर आता है चौथा, अकृषि भूमि। अकृषि भूमि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता या कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है।
उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, अकृषि भूमि। अकृषि भूमि अर्थात जिस भूमि में हम लोग कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे भूमि क्या है, हिम पर्वत या हिमाच्छादित। हिम पर्वत अर्थात बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र, वहां कृषि कार्य करना संभव ही नहीं है, क्योंकि उसके लायक तापमान ही नहीं है। तापमान यदि है तो भूमि हमें प्राप्त नहीं होता। जिस भूमि पे हम कृषि कार्य करें वो तो किससे ढक जाता है, बर्फ से ढक जाता है। और बर्फ अर्थात लो टेम्परेचर, सभी को आप लोगों को पता है। तो ऐसे भूमि अकृषि भूमि होता है। रेत के टीले यहाँ दिख रहा है, रेत के टीले। रेत के टीलों में भी कृषि कार्य किया नहीं जा सकता, क्योंकि रेत में आप लोग सभी जान रहे हैं कि उसमें पानी को जो है बनाए रखने की क्षमता नहीं होती है। रेत में हम लोग पानी डालेंगे तो पानी कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। तो ये भूमि अकृषि भूमि कहलाती है। इसी तारतम्य में दिख रहा है सड़क, रेल मार्ग, दुकान, मकान। तो ये सब भूमि का हम लोग उपयोग तो करते हैं, परंतु ये भूमि क्या कहलाती है, अकृषि। जैसे हम लोग उस भूमि में कृषि कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, अकृषि भूमि। ओके। इसके बाद आता है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि अर्थात ऐसी भूमि जिसका उपजाऊपन बढ़ाने के लिए या उर्वरा क्षमता बढ़ाने के लिए जब किसान भूमि को 1 या 2 वर्ष के लिए परती छोड़ देता है, इसके बाद पुनः उस भूमि पर कृषि कार्य करता है, तो ऐसे भूमि को हम लोग प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। अर्थात ऐसे भूमि जिसे किसान उसके उर्वरा क्षमता को बढ़ाने के लिए 1-2 वर्ष के लिए छोड़ देता है, पुनः उस भूमि पर कृषि का कार्य किया जाता है, उस भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिभूमि। और प्रतिभूमि कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक है नई प्रतिभूमि और दूसरा है पुरानी प्रतिभूमि। तो नई प्रतिभूमि हम लोग किसे कहेंगे कि ऐसे भूमि जिसे 1-2 वर्ष के लिए परती छोड़ा जाता है, फिर उसमें कृषि कार्य किया जाता है, उसे हम लोग नई प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। इसके बाद पुरानी प्रतिभूमि जिसे लंबे समय के लिए छोड़ा जाता है या वन उग जाता है, फिर उस भूमि में जो वनस्पतियां उगती है उसको काटने के बाद फिर वहां कृषि कार्य किया जाता है, उस भूमि को हम लोग पुरानी प्रतिभूमि के नाम से जानते हैं। तो प्रतिभूमि 2 प्रकार का होता है, एक नई प्रतिभूमि और दूसरा पुरानी प्रतिभूमि। इसके बाद आता है बंजर भूमि। इसके बाद कौन सा भूमि है, बंजर भूमि। बंजर भूमि नाम से स्पष्ट लग रहा होगा आप लोगों को, बंजर भूमि के बारे में सभी जानते हैं। बंजर भूमि अर्थात ऐसे भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। बंजर भूमि अर्थात वह भूमि जिस पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है, ऐसे भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं। और बंजर भूमि भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक है कृषि योग्य बंजर भूमि, एक है कृषि योग्य बंजर भूमि और दूसरा है गैर कृषि योग्य बंजर भूमि। एक है कृषि योग्य बंजर भूमि